नमस्कार, मैं हूं अमन सर और आइल्स नगर कैथल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये कामना करता हूं कि महादेव की अपार कृपा हम सब पर बनी रहे, उनकी दृष्टि हम सब पर बनी रहे। जैसा कि आप जानते हैं H1B वीज़ा के लिए रजिस्ट्रेशन 1 मार्च से ही ओपन हो गए हैं और ये रजिस्ट्रेशन 20 मार्च तक ओपन रहेंगे। इसके बाद 31 मार्च को आपको सिलेक्ट किया गया है या फिर आपको सिलेक्ट नहीं किया गया है, ये आपको पता लग जाएगा। अगर आपको तब भी सिलेक्ट नहीं किया गया तो कोई बात नहीं, आप वेटिंग लिस्ट में रहेंगे क्योंकि USA अपना सिलेक्शन राउंड्स में करता है। और ये बात तो मैंने एक रील के जरिए आपको बता ही दी थी और जब मैंने वो रील अपलोड की थी तब के बाद से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे फॉलोअर्स मुझे इसके बारे में पूछ रहे थे कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम H1B वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं और हमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या करना होगा और हमें क्या क्या चाहिए। तो इस वीडियो में आज हम H1B वीज़ा के सभी पहलुओं पर नज़र डालेंगे। ये वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या आपकी जनरेशन्स तक को कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि H1B वीज़ा क्या होता है और H4 वीज़ा क्या होता है। सबसे पहला सवाल कि H1B वीज़ा होता क्या है। H1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा है जो आपको अलो करता है USA में रहने के लिए और USA में काम करने के लिए। USA में फॉरेन वर्कर्स जो कोई स्पेशलाइज्ड स्किल्स रखते हैं या स्पेशलाइज्ड एजुकेशन रखते हैं उन्हें इस कैटेगरी में रखा जाता है। या मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वीज़ा अलो करता है US एम्प्लॉयर्स को, US बेस्ड कंपनीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को कि वो अराउंड द वर्ल्ड कुछ स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस के लिए लोगों को टेम्पररी हायर कर सकते हैं। ये वीज़ा USA में स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज और स्किल्ड गैप्स की पूर्ति करने और अमेरिकन वर्कफोर्स को और भी मजबूत बनाने के लिए दिया जाता है। दूसरा सवाल कि ये वीज़ा मुझे कितने सालों के लिए मिलेगा। शुरुआत में ये वीज़ा 3 सालों के लिए मिलता है जिसे आप रिन्यू करके एक्सटेंड करके और भी 3 साल रख सकते हैं और 6 साल बाद पर्सन ग्रीन कार्ड के लिए तो वैसे भी एलिजिबल हो जाता है और धीरे धीरे अपने कदम PR की तरफ बढ़ाता रहता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि H1B वीज़ा के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब इस पे अप्लाई करने के लिए पर्सन को क्या क्या चाहिए। उस पर्सन के पास ऐसा क्या होना चाहिए कि वो सोचे कि वो एलिजिबल है इस वीज़ा में अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले तो उस पर्सन के पास कम से कम बैचलर्स होनी चाहिए और अगर उसके पास मास्टर्स या PhD हो तो फिर तो बात ही निराली है। ध्यान रखें कि वो पर्सन स्टेम कैटेगरी के अंडर आता हो। उस पर्सन की स्टडी और उस पर्सन का वर्क, उस पर्सन का ऑक्यूपेशन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो। हालांकि यहाँ पर ऐसे भी बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं इस लिस्ट में जो आर्ट्स से रिलेटेड भी हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं ऐसा विश्वास नहीं करता कि आर्ट्स का कोई भी ऑक्यूपेशन आपको H1B वीज़ा दिलवा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि आपके पास 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये एक्सपीरियंस आपकी स्टडी, आपकी ट्रेनिंग या फिर आपकी जॉब का जितने साल आप जॉब पे रहे हैं उसका मिक्स भी हो सकता है, उसका टोटल भी हो सकता है, लेकिन टोटल वो 12 ईयर से प्लस ही होना चाहिए। अब देखना कि आप बड़ी आशाओं के साथ और बड़ी उम्मीदों के साथ ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ती रहेगी आपकी आंखें बाहर आती रहेंगी। ये सब तो आम सी बातें हैं, अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई है। अगर आप अपने आप को एलिजिबल मानते हैं, आप सोचते हैं कि आपके पास बैचलर्स भी है, आप स्टेम से भी बिलोंग करते हैं, आप स्टेम के अंडर आते हैं, आपका ऑक्यूपेशन भी उसी से रिलेटेड है और उसके साथ साथ आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है, आपके पास वो सब चीज़ें हैं जो मैंने अभी पीछे आपको कही हैं, तो फिर आप अगले सवालों के आंसर्स भी सुन लीजिए। तो अब बात करते हैं कि H1B वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करें। अगर आप सोचते हैं कि आप एलिजिबल हैं, आपके पास वो सब कुछ है जो मैंने पीछे आपको बताया है, तो फिर मैं आपको शुरू से बता देता हूं कि आपको करना क्या है। मतलब अगर मैं आज सोचूं कि आज मैं इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हूं और मुझे अप्लाई करना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं। सबसे पहले आपको USA में कंपनी सर्च करनी है जो आपको जॉब लेटर दे दे या फिर मैं आपको बोलूँ कि वो आपको स्पॉन्सर कर दे। टेक्नोलॉजी में टॉप 20 अमेरिकन कंपनीज़ की लिस्ट आप देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सर्च करके देखें कि इन कंपनीज़ में वैकेंसीज़ है या नहीं है। इंजीनियरिंग में टॉप 10 कंपनीज़ की लिस्ट
यहाँ पर है और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेल्थ केयर में टॉप 20 एस्टेब्लिशमेंट्स की लिस्ट आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन सी पोजीशन आपको वहाँ पर मिल सकती है, कौन सी पोजीशन वहाँ पर ओपन है आपके लिए। और इसके अलावा मैं एक और लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये हैं यूएसए की टॉप 50 कंपनीज हर फील्ड की। अब आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपको किस कंपनी के बारे में सर्च करना है और कौन सी कंपनी में जाकर आपको वैकेंसीज देखनी है आपके लिए। इन कंपनीज का अमेरिकन वर्कफोर्स में बहुत बड़ा योगदान है और इन कंपनीज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी H1B वीज़ा पर काम कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया और आपको जॉब मिल भी गई। जॉब मिलने पर आपका एम्प्लॉयर आपकी H1B वीज़ा की प्रोसेसिंग शुरू कर देगा। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि ये एक पार्शियल प्रोसेस है। इसमें ज़्यादातर जो काम है वो आपके एम्प्लॉयर को ही करने होते हैं और कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको करने होते हैं, आपके बिहाफ पे होते हैं। आपका एम्प्लॉयर एलसीए के लिए फाइल डालेगा अपनी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में, और डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में जो एलसीए होता है उसमें एलसीए का मतलब होता है लेबर कंडीशंस अप्रूवल। उसके अंदर आपकी जॉब की डिटेल्स, मतलब मैं कहूँ कि इस तरह की डिटेल जैसे कि आपका एग्रीमेंट, आपका कॉन्ट्रैक्ट और आपकी वेजेस, सैलरी से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, यही कुछ चीज़ें होती हैं उसमें, उसका ही अप्रूवल लेना होता है। इसके बाद आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे फॉर्म 129 फिल करता है, जो एक पेटिशन होती है। आपने सुना होगा इसके बारे में सोशल मीडिया पर कहीं कि H1B वीज़ा के लिए आपको पेटिशन की नीड होती है। पेटिशन में लगभग 3-4 मंथ्स का टाइम भी लग जाता है और इसके लिए आपके एम्प्लॉयर को I-129 फीस, उसकी फ़ीस मतलब CV, कन्फर्मेशन लेटर, लेटर ऑफ सपोर्ट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं, तब जाकर आपको 129 पेटिशन मिल जाती है। जब आपकी पेटिशन अप्रूव हो जाती है और आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है तो फिर आपको आपकी कंट्री में आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। आपको वीज़ा एप्लीकेशन डालनी होती है, DS 160 भरना होता है और आपको दिल्ली, मुंबई, जहां भी आप अपना इंटरव्यू देना चाहें आप वहां पर जाके अपना इंटरव्यू भी दे सकते हैं। ये यहाँ पर एक प्रोसेस होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, 2 से 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ आपको चाहिए, आपकी डिग्री की मार्कशीट्स आपको चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस का प्रूफ होना चाहिए आपके पास, एक शॉर्ट SOP आपके पास होनी चाहिए आपकी जॉब से, आपकी कंपनीज़ के बारे में, आपको जॉब मिली है उसके बारे में, LC आपके पास होना चाहिए, जॉब लेटर होना चाहिए, एम्प्लॉयर की अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आपको अपना, और कंपनी की टैक्स रिटर्न्स आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास आपकी इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन होनी चाहिए H1B वीज़ा की। और इसके अलावा और भी छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर होते हैं जो मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किए हैं, लेकिन वो भी ज़रूरी ही होते हैं। उसके बारे में मैंने एक PDF यहाँ पर अपलोड की है, आप वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है या फिर बायो में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, जाके वहाँ पर उस PDF में आप देखिए। वहाँ पर मैंने सब कुछ जो मैंने यहाँ पर बोला है वही मैंने वहाँ पर उसे एक्सप्लेन भी किया है। और भी बहुत कुछ है, क्या क्या बताऊँ, मैं बताता बताता थक जाऊँगा, इसलिए मैंने एक PDF बनाई है। उस PDF मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, सब प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर आपको बायो में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप वो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ भी मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बोल बोल के सब कुछ बताने लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। अब बात करता हूँ कि H1B वीज़ा के लिए आपका कितना खर्च आएगा और कहाँ कहाँ पर आएगा। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस अभी 2024 में $10 है, वो इंक्रीज़ होके $215 हो जाएगी मार्च 2025 में। सबसे पहले H1B वीज़ा रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। 2024 में ये केवल $10 है, ओनली $10 है, लेकिन मार्च 2025 में ये इंक्रीज़ होके $215 हो जाएगी। आपने ये भी ध्यान में रखना है। I-129 की फ़ीस अभी तो $460 है, लेकिन 1 अप्रैल से ये इंक्रीज़ हो जाएगी और इंक्रीज़ होके ये $780 हो जाएगी। पब्लिक लॉ की फ़ीस होती है यहाँ पे
जो कंपनी जिस कंपनीज़ में 50 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं उन कंपनीज़ के लिए 114 एंड 113 की फ़ीस होती है, जो $4,000 है आज। प्रीमियम प्रोसेसिंग फ़ीस होती है $2,805। अब अगर कोई प्रीमियम सर्विस लेना चाहता है तो ये फ़ीस पे कर सकता है, अदरवाइज़ वो नॉर्मल सर्विस भी ले सकता है। USCIS एंटी फ्रॉड जो फीस है वो $500 है, जो आपके एम्प्लॉयर को ही पे करनी होती है और ये पे करनी ही पड़ेगी, इसको पे किए बिना काम नहीं चलेगा। ACWIA की भी फीस आपको देनी होती है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फीस होती है जो $750 होती है अगर 25 एम्प्लॉयज़ से कम है तो। अगर आपकी कंपनी जिसमें आपकी जॉब लगी है उस कंपनी में अगर 25 एम्प्लॉयज़ हैं या उससे कम हैं तो आपकी 750 फीस होती है, और अगर आपकी कंपनी में 25 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, वहाँ पर वो बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसकी फ़ीस $1,500 होगी। प्रोग्राम फीस होती है जो आपके एम्प्लॉयर को यहाँ पर पे करनी होती है। फॉर्म I-129 एंड फॉर्म I-140, इसके लिए जो भी एलिजिबल हैं, जिसके पास भी ये फॉर्म्स हैं, उनको $300 या $600 पे करनी होती है अगर उनकी कंपनीज़ स्मॉल हैं, अगर वो किसी स्मॉल कंपनीज़ में काम करते हैं तो। अटॉर्नी फीस लॉयर्स की फ़ीस होती है और ये वेरी करती है, कितनी भी हो सकती है। जैसी भी सर्विस लेते हैं या जिस भी तरह का आपकी कंपनी लॉयर रखती है उस तरीके से फ़ीस होती है। अमूमन ये $500 से लेके $5,000 तक हो सकती है। इसमें इंक्लूड होता है ऑल द पेपर वर्क्स जो आपकी कंपनी उस लॉयर से करवाती है। इसके बाद आपको एम्बेसी फ़ीस पे करनी होती है। H-1B वीज़ा के लिए जो एम्बेसी फ़ीस इंडिया में है वो $190 है, आपको ये पे करनी होगी। इसके बाद आप वहाँ पर जाएंगे अपना इंटरव्यू देने के लिए, और इंटरव्यू देने के बाद आपको वीज़ा दे दिया जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाए अगर वहाँ पर कोई गड़बड़ आपके केस में पाई जाती है तो। फिर आप सोचेंगे कि यहाँ पर लॉटरी कहाँ गई। लॉटरी की तो मैंने बात ही नहीं की। एक्चुअली में देखिए वो कोई लॉटरी नहीं है, वो एक रैंडम सी प्रोसेस है जिसमें किसी को भी पिक कर लिया जाता है और H-1B वीज़ा की पिटीशन उसकी अप्रूव कर ली जाती है। और ये सिर्फ इस वजह से है ताकि ज़्यादा तादाद में लोग यूएस में ना आएँ, ज़्यादा तादाद में लोग यूएस के H-1B वीज़ा के लिए अप्लाई ना करें। आपको वीज़ा कैपिंग के बारे में मैंने पिछली बार बता दिया था कि यहाँ पर 65,000 पोजीशंस हैं सभी के लिए, और उसके साथ साथ यहाँ पर एडिशनल 20,000 पोजीशंस उनके लिए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी यूएसए में मास्टर्स कर रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनका है सिंगापुर और चिली के साथ, उनके नागरिकों को भी, उनके सिटीजन्स को भी ये 6,000 पोजीशंस क्योटा रिजर्व करके रखते हैं। अब 65,000 पोजीशंस हैं जिसके लिए 7 से 8 या 10 लाख लोग अप्लाई कर देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर $10 की तो फीस ही है और क्या, वो तो ज़्यादा कुछ नहीं है। उनके जो रिलेटिव्स वहाँ पर हैं, उनके जो फ्रेंड्स वहाँ पर हैं, उनको वो किसी न किसी तरह से पिटीशन तो दिलवा ही देंगे। तो तादाद को रोकने के लिए, तादाद को कम करने के लिए ये एक रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम होता है जिसमें किसी को भी रैंडमली उठा लिया जाता है और उसको H-1B वीज़ा के लिए अप्रूव कर दिया जाता है। तो इसलिए लोग इसको लॉटरी बोलते हैं, वरना तो यहाँ पर लॉटरी किस तरह की है वो तो आप समझदार हैं ही, वो तो आप समझते ही हैं कि ये तो बस लोगों को रोकने के लिए है कि वो बहुत बड़ी संख्या में यूएस की तरफ ना बढ़ें। इसी वजह से इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी थी $10, उसको भी ये इंक्रीज़ कर देंगे अगले साल में ही। हालांकि इस वीडियो में छोटी मोटी बात शायद मुझसे छूट गई होगी, तो ये बहुत लंबे टाइम से बोलते मैं भी अब क्या कहूँ आपको मैं, लेकिन शायद एक दो बात यहाँ पर मुझसे छूट गई होगी। तो आप एक काम करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ एक PDF का। उस PDF के अंदर सब बातें ऐसे की ऐसी एक्सप्लेन की हुई हैं, ऐसे की ऐसी लिखी हुई हैं, आप उनको पढ़ के भी समझ लेंगे कि यहाँ पर इसकी पूरी प्रोसेस क्या है। और वैसे तो इतनी बात सुनने के बाद आपके दिल में दर्द उठने लग गया होगा, आपके दिल में दर्द हो गया होगा कि यहाँ H-1B वीज़ा इतना मुश्किल क्यों है और H-1B वीज़ा यहाँ पर मिलना इतना डिफ़िकल्ट क्यों होता है। वो वजह, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि जिसको ये वीज़ा मिलता है वो समझिए कि वो तो PR है, वो तो वापस नहीं आएगा, उसको तो ग्रीन कार्ड की तरफ, PR की तरफ वो तो निकल लिया है।
H1B वीज़ा में डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेलिटीज इतनी ज़्यादा हैं कि मैं आपको क्या बोलूँ। यहाँ पर दस्तावेज़ की लिस्ट इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको क्या कहूँ। पहले आप जॉब लीजिए, जॉब लेने के बाद आपको रजिस्टर करवाएंगे, वो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपकी पेटिशन लगेगी और पेटिशन लगने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि आपकी पेटिशन को अप्रूव करना है या फिर आपकी पेटिशन को कैंसिल करना है। ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पर होंगी। पूरी PDF पढ़ लीजिएगा, फिर भी आप वहाँ ज़्यादा समझेंगे। और उसके साथ साथ बात रही H4 वीज़ा की। H4 वीज़ा उस पर्सन के डिपेंडेंट्स को मिलता है, वो उसकी वाइफ को या फिर उसके चिल्ड्रन को जो भी इंडिपेंडेंट नहीं है उनको मिलता है। और इसकी प्रोसेस बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। बस वो क्या करें, उनके H1B वीज़ा जो उनके फादर हैं उसके बिहाफ पे वो DS 160 फिल करें अपना, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद वो अपनी अपॉइंटमेंट लें और अपॉइंटमेंट लेके जाके अपना इंटरव्यू दें H4 वीज़ा के लिए, और उनको H4 वीज़ा मिल ही जाएगा, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा परेशानी वैसे आती नहीं है। अब ये 3 साल या फिर 6 साल लंबा एक वर्क परमिट है, तो उसके फैमिली मेम्बर्स को भी मिल ही जाता है, वो मिलना श्योर होता है। किसी का भी आजकल कैंसिल तो नहीं होता, हालांकि डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है वो एक अलग बात है। H1B वीज़ा और H4 वीज़ा के बारे में मैंने सारी की सारी बातें आपको बता दी हैं, सारी की सारी बातें आपको समझा दी हैं। इन वीज़ा के बारे में मैंने पूरे आपके सामने धागे खोल दिए हैं। इस बात में और कुछ बचा नहीं है, सारी की सारी बात मैंने बोल के बता दी है। और एक आधी बात अगर बच गई तो जाके मेरे भाई PDF में पढ़ लो। PDF में मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा हुआ है, वहाँ पर देख लेना। अब इससे ज़्यादा मैं और नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे